नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि कानपुर से आ रही है। आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बिठूर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री को शामिल होना है। यहां मुख्यमंत्री कानपुर के विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी के तमाम जो कार्यक्रम है उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। ये कानपुर का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वो दरअसल कानपुर में आयोजित बिठूर महोत्सव का क्योंकि समापन समारोह है, उसी समापन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी प्रस्तावित है। और वे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया रामनगरी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा के साथ साथ रामलला के दर्शन भी किए। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में शनिवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का आगमन हुआ। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत हेमंत दास महाराज ने उन्हें रामनवमी और तिलक लगाकर सम्मानित किया। मौके पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी उनके साथ मौजूद रहे। अयोध्या में आना सदैव अपने आप में एक अप्रतिम आनंद का प्रतीक है और श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों की प्रतीक यह धरती जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आविर्भाव की धरती है, मुझे लगता है भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सबसे पहले मंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर संकट मोचन हनुमान जी की पूजा आराधना की। इसके बाद वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन भी किए। केंद्रीय मंत्री के दौरे ने अयोध्या की आध्यात्मिक महत्वता को रेखांकित किया। मौजूद अन्य नेताओं और श्रद्धालुओं ने भी इस पल को खास बताया। केंद्रीय मंत्री का ये दौरा न सिर्फ धार्मिक बल्कि सियासी नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन और हनुमानगढ़ी की पूजा के साथ उन्होंने ब्रज की संस्कृति को करीब से महसूस किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। फायरिंग में दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। यूपी के सहारनपुर के सांगाथेड़ा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी नेता योगेश रोहिल्ला ने अपने ही परिजनों पर हमला बोल दिया। इस सनसनीखेज वारदात में लाइसेंसी पिस्टल से चलाई गई गोलियों ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली, जबकि योगेश रोहिल्ला की पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया और उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना गंगो के अंतर्गत योगेश रोहिल्ला नाम के व्यक्ति हैं। इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपने 3 बच्चों और पत्नी को गोली मारी गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस गांव में पहुंची। थाना गंगो के अंतर्गत गांव है, वहां पर मौके पे पहुंचकर देखा तो वहां पर 4 लोग घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिसमें से जो 2 लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, वो जीवित थे उस वक्त और दोनों ही को पब्लिक और पुलिस के द्वारा वहां से जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया। मौके से ही जो 2 अन्य, एक बालिका और एक जो बालक थे, उसकी वहां पे मृत्यु हो चुकी थी। जब ये अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल पहुंचने पर जो बच्चा है उसकी भी मृत्यु हो गई थी और जो पत्नी है उनको वहां से रेफर करके मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जहां पर उनका वर्तमान में उपचार चल रहा है। जो योगेश रोहिल्ला है उससे पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा। पूछताछ में उसने बताया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर वो परेशान था काफी समय से और इस वजह से उसने पत्नी और अपने जो 3 बच्चे हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उनके ऊपर गोली मारी गई। मौके से पुलिस को जो लाइसेंसी पिस्टल जिससे कि ये घटना कारित की गई है वो भी पुलिस को बरामद हो गया है और जो अभियुक्त है उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसमें जो महिला है उसके परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी योगेश रोहिल्ला सहारनपुर जिला कार्यकारिणी का मेंबर है और लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस हमले की सटीक वजह का खुलासा नहीं किया है। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है और लोग हैरान हैं कि आखिर एक पिता अपने ही परिवार पर ऐसा जुल्म कैसे ढा सकता है।
सहारनपुर की इस घटना ने इलाके में शोक और गुस्से की लहर पैदा कर दी है। पुलिस जांच में जुटी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस वारदात के पीछे की वजह सामने आएगी। तब तक घायलों की सलामती की दुआएं की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आजमगढ़ की साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जो ऑनलाइन गेम क्रिकेट बज के नाम पर 95 करोड़ रुपए की ठगी कर रहे थे। आजमगढ़ में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। साइबर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़ कर दिया। इस गैंग ने क्रिकेट बज नाम के ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों को ठगने का जाल बिछाया था। पुलिस ने वाराणसी के पांडेयपुर और थाना बड़ालालपुर से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चैनल और विज्ञापन के जरिए लोगों को फंसाते थे। देखिए, थाना साइबर और हमारी स्वाट टीम और साइबर सेल के माध्यम से आज 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन्हें गिरफ्तारी थाना बड़ालालपुर जनपद बनारस से की गई है, पांडेपुर से। और इनमें एक शुभम जायसवाल है जो कि जमालपुर मिर्जापुर के रहने वाले हैं, और एक धनजीत यादव है, ये थाना चंदवक जौनपुर के रहने वाले हैं। अजय यादव है, ये थाना चोलापुर जनपद वाराणसी के रहने वाले हैं। और अभय राय है, ये थाना बलुआ जनपद चंदौली के रहने वाले हैं। अविनाश राय है, ये थाना अंडाल जनपद पश्चिम बर्धमान आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। साइबर ठगी करने वाले गिरोह गेम और टास्क पूरा करने का झांसा देकर लोगों को पैसा 2 गुना और 3 गुना करने का लालच देते थे। लोगों का पैसा फर्जी खातों और फर्जी मोबाइल नंबरों के जरिए ट्रांसफर कर लिया जाता था। पुलिस ने इनके पास से 20,000 रूपए नकद, 51 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप बरामद किए हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से गैंग था जो कि साइबर का काम कर रहा था। और पूर्व में जनपद आजमगढ़ से नवंबर माह में कुछ 11 लोगों को हम लोगों ने एक गैंग को पकड़ा था। उसी गैंग से एसोसिएटेड ये गैंग था। और इनसे जो पूरा हम लोगों ने जब इनसे पूछताछ किया गया और सारी तलाशी ली गई, तो इनके पास से करीब 51 मोबाइल मिले हैं, 4 लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं, 42 जो है ATM कार्ड मिले हैं इनके पास से, 13 बैंकों की पासबुक्स इनके पास से मिली है, और करीब 79 सिम कार्ड इनके पास से मिले हैं, 4 चेकबुक मिली है, और एक इनके पास से इंटरनेट चलाने के लिए फाइबर का जो राउटर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। और टोटल इनके जो ट्रांजैक्शंस वगैरह सारी चीज़ हम लोगों ने देखी है, तो करीब 208 बैंक खाते के माध्यम से इन लोगों ने पिछले 6 महीने में करीब 95 करोड़ रुपए का जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके माध्यम से साइबर ठगी का काम किया है। और इनके जो 208 अकाउंट हैं उनमें आज की डेट में करीब 1 करोड़ रुपया उसमें फ्रीज कराया गया है। और इन लोगों को जब पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये ऑनलाइन गेमिंग है, जैसे क्रिकेट बज के नाम से ये लोग अपना जो गेमिंग खिलाते थे और लोगों को फिर 2-3 पैसा करने का लालच देके पहले 2-3 राउंड उनको पहले ये जिताने का काम करते थे, और उसके बाद में जब पैसा वो ज़्यादा लगाते थे तो उनको फिर ये हरा के उनका पैसा है वो ठग लेते थे। पुलिस ने इस ऑपरेशन में 95 करोड़ की ठगी का खुलासा भी किया है, जिसमें से 1 करोड़ रुपए के फर्जी खातों को फ्रीज कर दिया गया है। वहीं गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है और यह अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हाईटेक तरीके से काम कर रहा था। आजमगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर ठगों में हड़कंप मच गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे ऑनलाइन गेम्स और लुभावने ऑफर से सावधान रहें। पुलिस अब इस गैंग के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक बड़ा हादसा हुआ। कॉलेज के पास बनी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास अफरा तफरी मच गई। झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडरों में एक के बाद एक ब्लास्ट होने से हालात और बेकाबू हो गए। कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई।
सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, पर कई परिवारों का सब कुछ जल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आग लगने की वजह क्या थी। इस हादसे ने एक बार फिर झुग्गियों में सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। सिलेंडर ब्लास्ट और आग की घटनाओं से बचने के लिए जागरूकता और सावधानी की जरूरत है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक से अपना मिजाज बदल दिया है। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दिलाई है। लखनऊ में मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए। लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में आंधी तूफान के साथ साथ धूल भरी हवाएं चली और फिर तेज बरसात शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से लगातार तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को इस बरसात से बड़ी राहत मिली। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़कों पर धूल का गुब्बार छा गया। बारिश की बूंदों ने मौसम को सुहावना बना दिया। मौसम विभाग के मुताबिक ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों का नतीजा हो सकता है। फिलहाल बरसात का सिलसिला कुछ घंटों तक जारी रहा। बरसात की वजह से तापमान में भी गिरावट आई। लखनऊ में इस अचानक बरसात ने लोगों को राहत तो दी। अब सबकी नजर मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी है कि क्या ये राहत आगे भी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वही राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर्स की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए। लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में बनने वाले टेक्सटाइल और कपड़ा पार्क की सौगात मिली है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर निवेश की नई उम्मीद जागी है। यहाँ इन्वेस्टर्स की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की। इन्वेस्टर्स मीट में सरकार ने लुधियाना की एक कंपनी के साथ 500 करोड़ रुपए का करार किया। पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश वस्त्र उत्पादन में 13% योगदान के साथ देश के अंदर तीसरे स्थान पर है। अब उत्तर प्रदेश आज के दिन पर हम लोग वस्त्र उत्पादन में 13% योगदान के साथ देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 20 लाख से अधिक वर्तमान में हम लोग इसके माध्यम से रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश ने इसके बारे में तमाम अन्य संस्थान भी खड़े किए हैं, खासतौर पर NIFT रायबरेली, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल टेक्नोलॉजी वाराणसी, ये सभी हम लोगों ने यहां पर आगे बढ़ाई। सभी इंस्टीट्यूट भी हमारे आगे बढ़े हैं और अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 80 निवेशकों ने यहां पे अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, ऐसे 80 इकाइयों को हम लोगों ने 210 करोड़ रुपए का भी इंसेंटिव उन्हें प्रदान किया है। सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल लखनऊ में यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके बाद इसके एक्सटेंशन सेंटर के रूप में 10 नए पार्क राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के अंदर स्थापित करेगी और संत कबीर दास के नाम पर हम इसे आगे बढ़ेंगे। टेक्सटाइल के साथ साथ लेदर के भी जो नए क्लस्टर विकसित हो सकते हैं, 2 नए लेदर पार्क संत रविदास के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसके साथ ही विकसित करने जा रहे हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करना मुश्किल था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज यहाँ निवेशकों के लिए रास्ते खुले हैं। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप नाम से ही स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है,
25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निर्भर करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी नेपाल, भूटान, राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां की एक बड़ी आबादी अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। यानी आज के दिन पर अगर आप कह सकें तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में है। काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। हजारों वर्षों का जिनका अपना एक इतिहास है, स्वाभाविक रूप से ये नगरी केवल एक आध्यात्मिक चिंतन की आधार नहीं थी। ये जितने भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल थे, ये केवल संस्कृति की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि इन्होंने समृद्धि को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान किया था। और आप देखते होंगे उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही है। जैसे काशी, भदोई और मिर्जापुर, यह सिल्क का एक क्लस्टर है। वाराणसी साड़ी, कौन से ऐसे भारतीय परिवार होंगे जिन परिवारों में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में वाराणसी की साड़ी लोगों की पसंद न बनती हो। इस बैठक से साफ है कि उत्तर प्रदेश अब निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बन रहा है। 500 करोड़ का करार और नया टेक्सटाइल पार्क यहाँ के लोगों के लिए अच्छे दिन लाएगा। योगी सरकार की मेहनत से प्रदेश तरक्की कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने दोनों पार्टियों पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत का पारा चढ़ गया है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों की विरोधी रही है। कांग्रेस पैदाइशी रूप से पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की विरोधी रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के सदैव खिलाफ रही है। धर्म के आधार पर, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ठेकेदारी हो, आरक्षण देने के सख्त खिलाफ थे बाबा साहब और यह संविधान में उल्लिखित भी है। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए जो घटिया चाल चली है, इसकी कीमत उन्हें कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। ये पिछड़ों की पीठ पर एक तरह से छुरा भोंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करते हैं, फिर ठेकेदारी में उनको 4% आरक्षण देने का काम करते हैं और पिछड़ों के हक पे डाका डालने की ये कोशिश है। और कर्नाटक कांग्रेस का यह निर्णय घोर निंदनीय है, संविधान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी। श्री अखिलेश यादव जी पहले ये बतावें कि जो पिछड़ों का हक में कांग्रेस ने कर्नाटक में डाका डाला है, पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया, फिर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने की बात कही, उस पर वो मौन क्यों धारण किए हुए, इसका जवाब दें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, समाजवादी पार्टी से लाख गुना अच्छी है और समाजवादी पार्टी सत्ता के लायक पार्टी नहीं है, वह विपक्ष का भी दायित्व ठीक से नहीं निर्वाह कर रहे और हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। वह 27 के सत्ताधीश बनने के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन 47 तक उनके सत्ता में आने के कोई चांस नहीं। तो वहीं छावा मूवी पर सवाल पूछे जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम सभी को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, जिसमें हमें देश के असली नायक और आक्रांताओं के बारे में पता चल सके। छावा मूवी बहुत प्रेरणा देने वाली है और देश को
आतताइयों से, आक्रमणकारियों से, घुसपैठियों से बचा के रखने का सही समय है। यही समय है, वर्तमान भी समझे, आने वाली पीढ़ी भी समझे, क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी आता है तो वह कितना नुकसान पहुंचाता है, कितनी त्रासदियां देता है, कितना अत्याचार करता है। और क्रूरता का अगर दूसरा कोई नाम है तो वो औरंगजेब है। और उसने जितना अत्याचार किया इस भारत की धरती पर, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और छावा मूवी अर्थात शेर के बच्चे की मूवी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के रूप में उन्होंने जो संघर्ष किया, मतलब जैसे 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, इस भाव से भरे हुए जितने अत्याचारों को उन्होंने सामना किया, वह साधारण बात नहीं है। वह देख करके रोंगटे खड़े हो गए, क्रोध भी आ रहा था कि कौन सी ऐसी चूक थी, कौन सी ऐसी भूल थी जिसके कारण ऐसा आक्रमणकारी हमारे देश के विपक्ष में समाजवादी पार्टी ही उसकी अगुआ है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने एक दिन यह बयान दिया कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का भाजपा से ज्यादा सम्मान करते हैं। मैं उनसे, मेरा सवाल है कि अगर वह छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं तो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को महान बताने वाला समाजवादी पार्टी का विधायक आबू आजमी इनके दल के अंदर अभी भी कैसे बना हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं किया है। तो इससे यह समझ में आता है कि जो आबू आजमी ने कहा है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से कहा है, उनकी स्वीकृति से कहा है। डिप्टी सीएम के इस हमले से सपा और कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इस सवाल का क्या जवाब देते हैं या फिर सियासी जंग और तेज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।